हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज से हम एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम बेसिक्स के बारे में देखेंगे और ये स्क्रैच से लेकर पूरा एडवांस कोर्स हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम बीच बीच में काफ़ी सारे ऐप्स को डेवलप करके भी देखेंगे, प्ले स्टोर पे पब्लिश भी करेंगे और फुल कोर्स फॉलो होने वाला है, थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक, और सारे कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो वीडियो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज का पहला पार्ट है, तो उसमें सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको हर लाइन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन को मैं रीड करता चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हर पॉइंट को मीनिंग समझें और ऐसा क्यों है उस चीज को समझें, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, ऐप का डेवलपमेंट भी देखेंगे, हर चीज को एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रैक्टिकली ऐप भी डेवलप करेंगे। ये पहली वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको जावा पहले सीखनी है तो जावा के ऊपर भी ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है, तो उसकी सीरीज के लिए आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। पाइथन भी हम शुरू कर चुके हैं, माइस्क्यूएल भी शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। तो एंड्रॉयड के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो एंड्रॉयड आपको पता ही है, मोस्ट पॉपुलर मोबाइल प्लेटफॉर्म है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। हर कोई आज के टाइम पे एंड्रॉयड डिवाइसेस को यूज कर रहा है, आईओएस भी यूज कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड काफी डिमांड में है, ठीक है। और बेस्ड ऑफ द लाइनेक्स कर्नल, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड्रॉयड डोमेन में अगर अपना करियर बनाना है तो बेसिक आर्किटेक्चर से ही शुरुआत करेंगे, तो इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको मैं स्किप नहीं करूंगा, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। रिलीज्ड बाय गूगल अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस, ये आपको पता ही है। रन्स ऑन ए रेंज ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस में वर्क करता है, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, स्मार्ट वॉचेस में, कार्स में एंड इवन स्मार्ट टेलीविजन इंटरफेसेस। डिफरेंट चिप आर्किटेक्चर ऑलरेडी डिजाइन है, ARM V7, ARM V8, तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप डिजाइन कर रखी हैं। 2003 में एंडी रूबिन ने और अपने कई मेट्स के साथ मिलकर इसे फाउंड किया था, एंड्रॉयड इंक प्राइवेट कंपनी में। फिर बाद में उसे गूगल ने 2005 में एक्वायर कर लिया था। तो ये थोड़ी हिस्ट्री और बेसिक के बारे में बात हो गई। अब लाइनक्स कर्नल के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। तो इस आर्किटेक्चर को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर एक तरीके से पूरा एंड्रॉयड का बेस है। तो इसको मैं लेवल बाय लेवल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लाइनक्स कर्नल के बारे में, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं। लाइनक्स कर्नल के बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए, एंड्रॉयड का लाइनक्स कर्नल को यूज करना, उसके पीछे भी एक रीजन है कि एंड्रॉयड को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड थी, जिसके बेस पे वो अपना डेवलपमेंट बेस रख सके। एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड थी जो ओपन सोर्स हो और जिसमें वो कुछ चेंजेस करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकें। तो लाइनक्स कर्नल ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको वो एक तरीके से यूज कर सकते थे और किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि डिवाइस का डिस्प्ले ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है, फ्लैश मेमोरी ड्राइवर है, और जितने भी डिफरेंट ऑडियो वीडियो कीबोर्ड ड्राइवर हैं किसी भी डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, भले टैबलेट्स हो, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो हार्डवेयर से अच्छे से इंटरेक्ट करे और उसमें वो आराम से ओपन सोर्स और मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इसीलिए एंड्रॉयड लाइनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए लाइनक्स कर्नल का यूज किया जा रहा है। फिर कुछ अपनी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिनका अपना यूजेज है। जैसे डेटाबेस के लिए एम्बेडेड SQLite लाइब्रेरी है, अपनी खुद की वेब किट है, SSL इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, OpenGL मीडिया के लिए मीडिया फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है, सरफेस मैनेजर लाइब्रेरी है। तो अपनी ये लाइब्रेरीज हैं जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर एंड्रॉयड रन टाइम, एंड्रॉयड रन टाइम में अपना खुद का डेलविक वर्चुअल मशीन है। तो डेलविक वर्चुअल मशीन, जैसे कि जावा में JVM जावा वर्चुअल मशीन होता है जिसके बेस पे वो पूरा एग्जीक्यूशन वर्क होता है, ऐसे ही एंड्रॉयड में डेलविक वर्चुअल मशीन है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और अपनी कोर लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, इंटरनल एग्जीक्यूशन लाइब्रेरी है, कोर लाइब्रेरीज। तो ये लाइनक्स कर्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, ये अपनी लाइब्रेरीज हैं, ये एंड्रॉयड का रन टाइम एनवायरनमेंट है। फिर बात करते हैं और ऊपर आए तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जो एप्लीकेशन वर्क कर रही हैं उनके फ्रेमवर्क कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे एक्टिविटी मैनेजर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, विंडो मैनेजर,
कंटेंट प्रोवाइडर, डिफरेंट एप्लीकेशन में कंटेंट को शेयर करने के लिए, व्यू सिस्टम, व्यू प्रोवाइड करने के लिए, नोटिफिकेशन मैनेजर, लोकेशन मैनेजर। तो अलग अलग एक तरीके से कंटेंट के लिए या अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग मैनेजर बने हुए हैं, पैकेज मैनेजर, ठीक है। एट लास्ट एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में जो भी एप्लीकेशन फीचर प्रोवाइड कर रखा है, होम, कॉन्टैक्ट्स, फोन, ब्राउजर और जो भी अनलिमिटेड एप्लीकेशंस में फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड से अपवर्ड किस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। तो ये एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर इंटरेक्शन हो रहा है, अपनी खुद की लाइब्रेरीज हैं, फिर एप्लीकेशंस पे वर्क कराने के लिए एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क है, एट लास्ट एप्लीकेशंस, ये रन टाइम एनवायरनमेंट है। आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको उसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लाइनक्स कर्नल क्यों यूज करते हैं, लाइनक्स कर्नल क्या है, एंड्रॉइड किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। तो इसीलिए मैं आपको हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि आप किसी चीज को रटे नहीं कि ऐसा क्यों है। हाँ, लाइनक्स कर्नल वर्क होता है, लेकिन आपको उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। ओके, आगे और डिटेल में बात करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट्स की जैसे कि एंड्रॉइड एसडीके, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी एंड्रॉइड एसडीके क्या होता है, ये डेवलपमेंट किट क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको एक तरीके से ये चीजें इंस्टॉलमेंट पर्पज से भी और नॉलेज पर्पज से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एंड्रॉइड एसडीके, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में होना चाहिए और कोई प्रेफर्ड एंड्रॉइड आईडी, एंड्रॉइड स्टूडियो को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो ही इस टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और आपको उसे ही यूज करना पड़ेगा। दूसरे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ही यूज करना पड़ेगा। आपको एक एंड्रॉइड आईडी, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। एंड्रॉइड डिवाइस और एमुलेटर, एमुलेटर क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जस्ट लाइक अ वर्चुअल एमुलेटर या वर्चुअल डिवाइस, जिससे आप सिस्टम में एक तरीके से अपने एप्लीकेशंस को टेस्ट और डीबग कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कोई बस ये बताना चाहता हूं कि किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। और बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावा से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एंड्रॉइड एक प्रोग्रामिंग नहीं है, एंड्रॉइड एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी में आप प्रोग्रामिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए हम जावा यूज करते हैं, कॉटलिन यूज करते हैं। तो हम जावा की भी इसीलिए साथ में ही सीरीज चला रहे हैं, ताकि आप जावा के भी कंसेप्ट क्लियर करते रहें। और हम इसमें भी जावा को इंक्लूड करेंगे और इसमें भी हम सारे सिंटेक्स सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, ऐप को भी डेवलप करेंगे, सबको डेटाबेस वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसीलिए सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो इनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर ले रहे हैं कि एंड्रॉइड का कुछ इकोसिस्टम और वर्जन्स किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके बारे में ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ओवर 18,000 डिस्टिंक्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं इस टाइम पे, जो जिनमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, जिनमें अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल है उनका। तो उनमें मैनेज करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि एंड्रॉइड का इकोसिस्टम इतना बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हर कंपनी के डिवाइसेस में अलग अलग फीचर हैं, उनके स्पेक्स अलग अलग हैं। ओके, उनके स्क्रीन रिजोल्यूशन अलग अलग हैं, ठीक है। उनके स्क्रीन रिजोल्यूशन में अलग अंदर 120 DPI और डॉट्स पर इंच अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। ओवर 80% ऑफ द एंड्रॉइड डिवाइसेस आर रनिंग एंड्रॉइड जेली बीन वर्जन। अभी भी 80% जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं, खैर अब तो परसेंटेज ये काफी कम हो गया है, लेकिन जो उस टाइम पे एक सर्वे किया गया था तो उसमें ये पाया गया था, और अपनी रिसर्च से भी ये एंड्रॉइड ने ये शो किया था, गूगल ने, कि एंड्रॉइड जेली बीन वर्जन काफी सारे जो ऐसे लोग हैं वो पुराने डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को भी मैनेज करना कि न्यू API और न्यू एंड्रॉइड वर्जन को भी मैनेज करना और पुराने में भी वो एप्लीकेशन वर्क करे, तो ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होता है। ओवर 40% ऑफ डिवाइसेस और सैमसंग डिवाइसेस, ठीक है, और ज्यादातर लोग जो है वो सैमसंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इकोसिस्टम के बारे में बात, टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। ये पुराना सर्वे है कुछ टाइम पहले का, तो अब नए सर्वे में चीजें थोड़ी चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो वर्जन्स के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले रहे हैं। 2 वर्जन हिस्ट्री से शुरू हुआ था, API लेवल, API क्या होता है इसके बारे में भी आगे देखेंगे। 2.1 आया, तो एंड्रॉइड 1.0 वर्जन आया, 1.1, 1.5, 1.6, सब में अलग अलग चेंज हुए। फिर जो नाम्स हैं वो एक तरीके से डेजर्ट डिशेस के ऊपर, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंगर ब्रेड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाए, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11। तो इस तरीके से API लेवल एट लास्ट एंड्रॉइड 11 में API 30 तक गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए एंड्रॉइड का एक तरीके से हिस्ट्री देखिए आप कि कितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं और कितनी तरीके से। तो एंड्रॉइड में जो कैरियर है वो उस टाइम बूम पे है। आप अपना खुद का स्टार्टअप बना सकते हैं। अगर आपका एक एप्लीकेशन भी आपका हिट हो गया या वायरल हो गया, आपने कोई किसी ऐसी नीच पे एक एप्लीकेशन बना दी है, तो आप
अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो एंड्रॉयड का यही दूसरों से एक डिफरेंस है। दूसरी डोमेन अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें आप अपना खुद का इस तरीके से ब्रांड नहीं बना सकते। अगर आप इसमें किसी भी एक नीच को ऐसा पकड़ ले रहे हैं और अपना खुद का एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की ब्रांड बना सकते हैं उसमें। तो एंड्रॉयड इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी डिमांड में है और इसका करियर कभी डाउन नहीं हो सकता। अब बात कर ले रहे हैं थोड़े ऐप डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड्रॉयड में किस तरीके से उसका जो बेसिक है वो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के लिए हमें एप्लीकेशंस को डिजाइन करना है, भले ही वो सोशल नेटवर्क्स हो या कोई 3D गेम हो, कुछ भी हमें डिजाइन करना हो सकता है। ठीक है, डाइवर्स सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन के लिए, जस्ट लाइक लोकेशन, मूवमेंट, टच इंटरेक्शन, इमेजेस, साउंड एंड मच मोर। अलग अलग तरीके के इनपुट हमारे पास हैं, तो उनसे डील करना और किस तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, उसका प्रीव्यू वर्जन किस तरीके से हो। ठीक है, हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करना है गूगल प्ले स्टोर पे, उसे मिलियंस ऑफ यूजर्स को अवेलेबल करवाना है। ठीक है, एक्चुअल यूजर डेटा उसको हम कलेक्ट करें ताकि अपनी एप्लीकेशंस में कुछ फीडबैक लेके अपग्रेडेशन कर सकें। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल सी चलती है, जिसके बारे में पूरा आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको काफी सारे जो खुद के मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं वो आपसे शेयर करूंगा और प्ले स्टोर पे पब्लिश करके भी दिखाऊंगा और आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो अब बात कर ले रहे हैं एंड्रॉयड एसडीके के बारे में, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। आपको थोड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक डेवलपमेंट किट है जो कि क्या करती है, प्रोवाइड टूल्स टू क्रिएट, डेवलप, डीबग, एनालाइज एंड एनहेंस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग। देखिए, मैं बेसिक से इसलिए बात कर रहा हूँ हर चीज के बारे में, ताकि अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट उठा के अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं प्रैक्टिकली। आपको ये वीडियो बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक के लिए है, तो बिगिनर्स के लिए भी मैं थ्योरेटिकल सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आगे चल के प्रैक्टिकली मैं आपको ऐप भी डेवलप करके दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप समझिए, आपके काम की चीजें आपसे इंटरव्यू में कहीं भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें थ्योरेटिकल फिर आगे चल के प्रैक्टिकली पूरी सीरीज चलने वाली है, तो इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिए। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएट, डेवलप, डीबग, एनालाइज एंड एनहेंस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या, एंड्रॉयड एमुलेटर। एमुलेटर के बारे में आगे बात करेंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल आइडिया दे दूं। जस्ट लाइक आपने कोई ऐप डेवलप करा है और आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आप उसको अपने मोबाइल को कनेक्ट करके पीसी से या लैपटॉप से उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, किस तरीके से वो आगे बात करेंगे। या आप वर्चुअल एमुलेटर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे सिस्टम में ही वर्चुअल एक तरीके से डिवाइस, जैसे कि जेनी मोशन का अगर आपने नाम सुना हो, या इनबिल्ड भी एमुलेटर होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिससे आप एक तरीके से एक डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में और अपना एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं। सारे मोबाइल के फीचर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो एंड्रॉइड एमुलेटर इंक्लूड होता है, डीबगिंग टूल्स इंक्लूड होते हैं डीबग करने के लिए, अपने एप्लीकेशन को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए टूल्स इंक्लूड होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड सोर्स कोड, कोड सैंपल्स एंड मोर। तो एक पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात कर ले रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो इन एक्लिप्स के बारे में, जस्ट लाइक आईडी के बारे में थोड़ा आइडिया आपको देना चाहूंगा मैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बात कर लेना है। मेरा रिकमेंडेशन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ही है, क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट है और उसी पे ही आप मोस्ट ऑफ द एप्स को, हर तरीके के एप्स को डेवलप कर सकते हैं। एक्लिप्स क्यों नहीं, और अब तो एक्लिप्स खैर आप यूज कर भी नहीं पाएंगे, और क्यों नहीं उसका रीजन अभी मैं आपको दे दूंगा आगे। ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करें तो बेस्ड ऑन जेटब्रेन्स, इंटेलिजे, आइडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जेटब्रेन्स और इंटेलिजे, ठीक है, इंटेलिजे का भी आपने नाम सुना होगा, ये भी एक आईडी है। ठीक है, तो इंटेलिजे को भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जेटब्रेन्स की देन है एक तरीके से डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, करंटली ऑफर्स फीचर्स इंक्लूडिंग। ठीक है, तो एडिटर प्रोवाइड कर रखा है अपना खुद का रियल टाइम रेंडरिंग के लिए, ग्रिडल बेस्ड, इन सारे टर्म्स को अब आगे, ठीक है, एक्सप्लेन करा जाएगा। जैसे कि ग्रिडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, बेस्ड बिल्ड सपोर्ट, ठीक है, ग्रिडल बेस्ड बिल्ड सपोर्ट है, लिन टूल्स हैं टू कैच परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी। तो आप इसमें सिर्फ ये समझिए कि एंड्रॉइड स्टूडियो ही क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कि वो एंड्रॉइड का पूरा एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली डेडिकेट कर रखा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ही। तो उसमें आपको जितने फीचर इनबिल्ड मिलेंगे, जितने इंटीग्रेशन मिलेंगे, वो आपको किसी दूसरे आईडी में या टूल में नहीं मिलेंगे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको आगे इंस्टॉल करके भी बताऊंगा, पूरा सेटअप बताऊंगा, पर अभी समझ लीजिए थोड़ा उसके बारे में। ठीक है, वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी, अदर प्लेटफॉर्म, टेम्पलेट बेस्ड विजार्ड्स टू क्रिएट कॉमन एंड्रॉइड डिजाइंस, प्रो गार्ड एंड ऐप साइनिंग कैपेबिलिटीज, नाउ द ऑफिशियल एंड्रॉइड आईडी इंटीग्रेटेड। ऑफिशियली एंड्रॉइड ही आईडी डिक्लेयर कर दिया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए गूगल की तरफ से भी। ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ही हम यूज करेंगे आगे चल के।
ठीक है। तो इंस्टॉल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में? वैसे तो जो विंडोज़ की बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट में, तो विंडोज़ 8, 7, 10 जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है 32, वैसे 64 बिट ही रिकमेंड करूँगा, 32 बिट को यूज़ ना करें विंडो में। अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक में OS X 10.8.5 या उससे हायर वर्जन अप टू 10.9 मैवरिक्स और उससे भी जो हायर वर्जन है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 2 GB रैम मिनिमम है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। 4 GB रैम को रिकमेंड करा जाएगा। 4 GB रैम कम से कम होनी चाहिए आपके में। हार्ड डिस्क स्पेस भी अप टू मेरे हिसाब से 4 to 5 GB होना चाहिए आपके में हार्ड डिस्क स्पेस। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस ऑक्यूपाई करा जाता है। एटलीस्ट 1 GB फॉर एंड्रॉयड SDK के लिए ही, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और मिनिमम स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x800 होना चाहिए और JDK 7 मिनिमम वर्जन होना चाहिए। ठीक है, इससे कम भी चल जाएगा, बस JDK 7 होना चाहिए। तो ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात हो गई। बाकी जब इंस्टॉल करेंगे, जब और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अब एक्लिप्स के बारे में ये भी डाउट रहता है कि क्या एक्लिप्स यूज कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं। देखिए, एक्लिप्स के लिए एंड्रॉयड ने अपना एक प्लगइन प्रोवाइड कर रखा था, ADT प्लगइन, जिसके बेस पे आप एंड्रॉयड का डेवलपमेंट कर सकते थे, जो कि अब काफी टाइम पहले, काफी ईयर पहले बंद कर दिया गया है। ADT प्लगइन अब सपोर्ट नहीं करा जाता एंड्रॉयड की तरफ से, तो एक्टिव डेवलपमेंट में नहीं है। तो इसलिए एक्लिप्स को आप यूज ना करें, और अगर आप करेंगे भी तो जावा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ADT प्लगइन को, लेकिन अब सपोर्टिव नहीं है तो आप ऐप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो को ही इंस्टॉल करें। ठीक है, तो डिजाइनिंग जो हो रही है वो मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए हो रही है। तो आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आप कोई भी एप्लीकेशन का सबसे पहले जो हम डिजाइन भी करेंगे आगे चल के, वो UI डिजाइन करेंगे। तो आपको इस चीज को समझना है कि मैं UI जो डिजाइन कर रहा हूँ वो मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। कोई स्क्रीन बड़ी है, कोई स्क्रीन छोटी है, किसी का वाइडर साइज ज्यादा है, किसी की हाइट बड़ी है। ठीक है, टैबलेट्स के लिए अलग अलग। ठीक है, तो आपको डाइवर्स रेंज ऑफ साइजेस, डेंसिटीज एंड प्रोपोर्शन फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस, डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, वो हर इमेज पे जो आप इमेज भी अगर लगा रहे हैं तो वो हर डिस्प्ले पे डिफरेंट रिजोल्यूशन स्क्रीन पे वो फिट हो, अडेप्टिव हो। डिफरेंट स्क्रीन लेआउट्स ऑफ फॉर स्क्रीन ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टैबलेट्स के लिए फिट हो, UI कंपोनेंट, अडेप्टिव UI हो। इन सारे टर्म्स के बारे में आगे बात करेंगे। फ्रेगमेंट, सेपरेट UI फ्लो हो। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंजेस भी प्रॉपर हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसा ना हो कि खाली स्टैटिक ही हो जाए। ठीक है, डिवाइस का ओरिएंटेशन, UI का लेआउट है वो हर ओरिएंटेशन के लिए वर्क करे। तो इन टर्म्स को थोड़ा दिमाग में रखिए। धीरे धीरे करके आप पूरा फ्लो समझेंगे कि आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है एक डेवलपमेंट से पहले। ऐसा नहीं है आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया, आपको कैलकुलेटर बनाना है या कुछ भी बनाना है आपको, तो आप बनाना शुरू कर दिया। कुछ टर्म्स हैं जो एक डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ा उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे लाइक UI के बारे में ही थोड़ा आपको एक तरीके से आइडिया दे दूं, तो डेवलपमेंट में अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये टर्म्स, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब UI डेवलप करेंगे। मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। ठीक है, तो मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट अलाउस फॉर फ्लेक्सिबल अडेप्टिव ऑब्जेक्ट साइजिंग इन स्क्रीन लेआउट। किसी भी स्क्रीन लेआउट के लिए जो भी हम ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कोई इमेज है, ठीक है, या कोई इनपुट बार है, हम कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, या कोई आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, या कोई टेक्स्ट है, जो भी है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम दिखाना चाह रहे हैं उसका जो साइज है वो फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होना चाहिए। वो किन टर्म्स के बेस पे कि इनबिल्ट ये मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। तो इसके बारे में कोडिंग टर्म्स में आगे और देखेंगे। लेकिन मैच पेरेंट क्या कर रहा है, ये मैच पेरेंट, ये एक तरीके से कीवर्ड जो है ये क्या कर रहा है, मैच पेरेंट का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो व्यू है ये एक्सपेंड व्यू टू मैच द साइज ऑफ इट्स पेरेंट व्यू। देखिए, जैसे कि जैसे लाइक ये एक स्क्रीन है, ये एक व्यू है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी पे हम ये एक तरीके से आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं अगर मैच पेरेंट, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मैच पेरेंट अगर इंप्लीमेंट कर देता हूं इस पे, तो ये व्यू जो इसकी पेरेंट का साइज होगा, जो इस पेरेंट एक्टिविटी का साइज होगा, ये उसी साइज को कवर कर लेगा। ये उतने में ही एक्सपेंड हो जाएगा। आगे अभी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया देना चाह रहा हूँ। कोडिंग टर्म्स में आपको प्रैक्टिकली रन करा के दिखाया जाएगा कि आप जब मैच पेरेंट यूज कर रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अडेप्टिविटी किस बेस पे कर लेगा, अपने आप को एक्सपेंड किस बेस पे कर लेगा, अपनी पेरेंट की एक्टिविटी के साइज पे, अपने पेरेंट के व्यू के साइज पे। जो जितना उसका पेरेंट के व्यू का साइज होगा, अगर वो फुल स्क्रीन पे होगा, ठीक है, तो वो फुल स्क्रीन पे अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा। रैप कंटेंट, ठीक है, रैपिंग हो रही है एक तरीके से, अपनी विड्थ और हाइट को वो उतने मिनिमम साइज में रैप कर लेगा जितनी की उसे नीड है।
जितने की उसे नीड होगी उतने में वो अपने आप को रैप कर लेगा, जितने की जो उसमें कंटेंट है उसको फिट करने के लिए जितने उसको व्यू को साइज की नीड है। तो ये कुछ दो टर्म्स हैं जिसके बारे में धीरे धीरे करके आपको आइडिया दे रहा हूँ, और पूरा आगे जब डेवलपमेंट करेंगे जब देखेंगे। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसके बारे में दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, कुछ भी बनाएंगे, यूआई बनाएंगे, इनपुट बार बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसका यूआई बना रहे हैं, तो उसका जो हम साइज देना चाह रहे हैं वो मैच पेरेंट देना चाह रहे हैं, रैप कंटेंट देना चाह रहे हैं। ओके, अब कुछ लेआउट्स के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। लेआउट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। व्यू कंपोनेंट डिवाइन्स अ विजुअल स्ट्रक्चर, आप अपने एप्लीकेशन का जो उसमें व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसका विजुअल स्ट्रक्चर कैसा देना चाह रहे हैं, किस लेआउट पे उसे डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसका जो बेस है लेआउट का स्ट्रक्चर जो है, उसकी मैपिंग जो है, उसके ऊपर आप अपना व्यू किस तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं। फॉर ए यूजर इंटरफेस एंड कैन इन्फोर्स रूल्स और ऑर्डरिंग फॉर इट्स चिल्ड्रन व्यूज, एक लेआउट के अंदर सब लेआउट, उसके चाइल्ड, पेरेंट लेआउट, चाइल्ड लेआउट, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि आपने सबसे पहले एक लेआउट डिजाइन करा, उसके अंदर उसके चाइल्ड लेआउट है, फिर सब चाइल्ड लेआउट है, इस तरीके से। तो लेआउट के बारे में जब डेवलपमेंट करेंगे आपको एक्चुअल समझ में तो जब ही आएगा, लेकिन थोड़ा इसको आप देखिए समझिए कि लीनियर, जस्ट लाइक आपने कोई लीनियर लेआउट है, सबसे पहले उसके अंदर अपने व्यूज हैं उसके, ठीक है, अपने लेआउट के पैरामीटर्स हैं, फिर उसके अंदर एक लेआउट हमने और यूज कर लिया, रिलेटिव लेआउट, ठीक है। तो फिर उसके अपने व्यू हैं, अपने पैरामीटर हैं, ठीक है। तो लेआउट के बारे में, जैसे रिलेटिव लेआउट के बारे में थोड़ा देखें, तो रिलेटिव नाम से देखिए, इसको समझिए, नाम इसका क्यों ऐसा रखा गया है कि लेआउट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अ लेआउट दैट अरेंज इट्स चाइल्ड व्यूज इन रिलेटिव पोजीशन टू ईच अदर, ये तीन ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर रखे हैं इस लेआउट के अंदर, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं इनकी पोजीशन कैसे सेट करूंगा, एक दूसरे से रिलेट करके कि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके नीचे आना चाहिए। तो व्यू ए बिलो व्यू बी, कोडिंग टर्म्स में किस तरीके से लिखा जाता है इसको तो आगे देखेंगे। व्यू सी जो है वो राइट ऑफ व्यू ए, तो हम जो डिफाइन कर रहे हैं ना वो एक दूसरे से रिलेट करके कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन में डिफाइन किया जा रहा है ना। लीनियर लेआउट में अ लेआउट दैट ऑर्डर्स इट चाइल्ड्स व्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात चल रही है कि एक लेआउट बना दिया और वो अपने पेरेंट्स के बेस पे चाइल्ड में जो व्यू आ रहे हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। इसमें ये इसमें रिलेटिव पोजीशन चल रही है, इनकी जो मैपिंग हो रही है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए जो है, मैं इसके रेफरेंस में बी को कहाँ रखना चाह रहा हूँ, सी को ए के रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में कहाँ रखना चाह रहा हूँ। लीनियर लेआउट में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिर्फ एक अलाइनमेंट चल रहा है, ठीक है। तो आगे काफी सारे लेआउट हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जब डेवलपमेंट करेंगे जब आगे देखेंगे। अब मटेरियल डिजाइन के बारे में थोड़ा बात कर लेना है कि एंड्रॉइड 5.2 लॉलीपॉप वर्जन जब आया था तो मटेरियल डिजाइन फीचर भी एक आ गया था उस टाइम पे। तो उसका जो मेन यूजेज हो रहा था वो क्या हो रहा था, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में देखने को मिलेगा। अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर विजुअल मोशन एंड इंटरेक्शन डिजाइन अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस, एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड कर दी गई थी। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में चाहूं तो आप थीम कह सकते हैं, एक थीम प्रोवाइड कर दी गई विजुअल मोशन एंड इंटरेक्शन डिजाइन के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, ठीक है। ए टू जेड अलग अलग प्रॉपर्टीज दे दी गई एलिवेशन ऑफ द व्यू के लिए, ठीक है, और विजुअल फीडबैक लिया जा रहा है। तो एक मटेरियलिस्टिक डिजाइन प्रोवाइड कर दिया गया था डेवलपमेंट के लिए, यूआई एलिमेंट के लिए, बिटवीन स्क्रीन्स के लिए एक थीम सी प्रोवाइड कर दी गई थी। ऐप कॉम्पैट, डार्क मोड, अलग अलग तरीके से जब डेवलपमेंट करेंगे जब आगे देखेंगे तो एक मटेरियल डिजाइन फीचर है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जिसमें सिंप्लीफाइड कलर डिजाइन हैं, कलर पैलेट्स हैं, प्री डिफाइंड कलर्स दे रखे हैं, टूल बार दे रखे हैं, एक्शन बटन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मटेरियल डिजाइन दे रखे हैं। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जैसे आपने देखा हुआ एक्लिप्स में कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप यूआई के लिए फीचर्स भी आप यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें भी है जिससे आपका काम काफी इजी हो जाता है। लेकिन हम तो दोनों तरीके से देखेंगे और कोडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। काम जो इजी हो सकेगा वो इससे भी आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। जो यूआई को हम वैसे कोडिंग टर्म्स में जो डेवलप करेंगे वो एक्सएमएल, हमें एक्सएमएल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूआई के लिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए जावा को यूज करा जा रहा है, एक .java एक्सटेंशन फाइल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड हो रही है, और यूआई के लिए एक्सएमएल फाइल अलग बन रही है। पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट व्हिच इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। ये तो एक डेफिनेशन होगा, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एंड एक्सएमएल के बेस पे हम क्या क्या कर रहे हैं, यूआई का लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग के कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, जो भी ग्राफिकल एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, आइकन हुआ, कोई इमेज हुई,
ठीक है, वो भी XML टर्म्स में ही हम एक्सेस कर रहे हैं। मेन्यू के कंटेंट बना रहे हैं, कोई एनिमेशंस बना रहे हैं, स्टाइल और थीम्स है, कलर स्कीम्स है, ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यूज है, वो बूलियन में हो, डायमेंशन में हो, मार्जिन हो रही है, ठीक है। ये पैडिंग वेडिंग टर्म्स ये आपको धीरे धीरे करके थोड़ा आपको अभी आइडिया धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ नए टर्म्स देखें तो उससे घबराइएगा मत, ठीक है। ग्राफिकल एसिड ड्रॉएबल की बात हो रही है, तो जैसे आपका कोई एप्लीकेशन का आइकन है, एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है एकदम जब आप एंटर करते हैं सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन है, तो उनसे और यूआई से जो भी पूरी एप्लीकेशन का यूआई उससे हम डील कर रहे हैं वो हम XML का यूज करेंगे, ठीक है। XML को हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये XML के बारे में थोड़ी सी बात हो गई आगे। अब एंड्रॉइड स्टूडियो का जो लेआउट एडिटर है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये हमें अलाउ करता है ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल बिल्डिंग भी। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया मटेरियलिस्टिक डिजाइन में कि यूआई का कंपोनेंट है, ये लेआउट एडिटर हमें थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल की फीचर भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से अच्छा फीचर है, थोड़ा सा आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जल्दी से कोई यूआई क्रिएट करना है, ठीक है। कन्वर्ट्स यूआई क्रिएटेड इन ड्रैग एंड ड्रॉप टू XML कोड ऑटोमेटिकली, उस जैसे कि एक्लिप्स वगैरह में या नेटबीन्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, जे फ्रेम वगैरह कोई बना रहे हैं अगर आप, ठीक है, और कोई टूल बार बना रहे हैं या कोई टेक्स्ट एरिया बना रहे हैं, तो आपने वो ड्रैग एंड ड्रॉप करा ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग हो जाती है। ऐसे ही इसमें XML कोड उसका ऑटोमेटिक लिख जाएगा, ठीक है। तो आप XML कोड को एडिट भी कर सकते हैं, उस यूआई कंपोनेंट को प्रीव्यू भी देख सकते हैं। बगल में आप एक तरीके से एक आउटपुट स्क्रीन देख सकते हैं कि आपका यूआई एक्चुअल दिखेगा कैसे स्क्रीन में, ठीक है। तो प्रीव्यू भी प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए, नेक्सस फोन हो, अलग अलग फोन हो, गूगल का फोन हो, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डिवाइस जो है अलग अलग डायमेंशन स्क्रीन के लिए कैसा दिखेगा। लोकलाइजेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यूआई का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन के लिए भी। तो इतने सारे फीचर हैं लेआउट एडिटर के, जब एंड्रॉइड स्टूडियो को आप यूज करेंगे तो वाकई आपको बहुत मजा आएगा और आपका डेवलपमेंट जो ये फेज चलेगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये बेसिक थ्योरेटिकल से लेकर आगे डेवलपमेंट तक आप एंड्रॉइड में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। और 2-वे इंटरेक्शन सीरीज चलनी चाहिए पूरी, आप कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछिए, एप्लीकेशन डेवलप करेंगे आगे, सोर्स कोड को भी समझेंगे पूरा, और आपको सोर्स कोड प्रोवाइड भी करूंगा मैं। जो प्रोजेक्ट हैं आपको पब्लिश करना भी बताऊंगा प्ले स्टोर में, आप किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। तो XML इन रन टाइम, इस टर्म को थोड़ा समझिए, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल समझ रहे हैं तो इन चीजों को समझिए, जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने वो स्लाइड में वो चीज समझी थी तो उसका एक्चुअल मीनिंग ये था। तो XML इन रन टाइम, XML को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसका एक्चुअल पर्पस हो क्या रहा है, XML रन टाइम ये कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को समझिए। व्हेन अ लेआउट XML एसेट, जो लेआउट हमारी फाइल है जिसके बेस पे हम लेआउट बना रहे हैं, XML फाइल जो है हमारी, जब वो लोड हो रही है, हमने कोई फाइल बनाई है XML, ठीक है, हमने UI फ्रंट स्क्रीन के लिए UI एक XML फाइल बनाई, ठीक है, एंड्रॉइड ने उसे इनिशियलाइज करा, उसके हर कंपोनेंट को, ठीक है, डिफाइन कर दिया। लेकिन आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जो ऑब्जेक्ट को वो इनिशियलाइज कर रही है उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, और एक तरफ हमारी डॉट, जैसे कि डॉट XML फाइल है, इसमें UI है, डॉट जावा फाइल है, इसमें फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अभी हम वैसे रफली समझ ले रहे हैं, प्रैक्टिकली आगे देखेंगे कि हमारी एक डॉट XML फाइल है, इसमें UI है, और हमारी एक डॉट जावा फाइल है, इसमें हमारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो उस जावा फाइल और उस XML फाइल का लिंकेज कैसे हो रहा है रन टाइम में, ठीक है, जावा कोड का। तो फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉल की जा रही है, इसको आगे देखेंगे पर मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो फाइंड व्यू बाई आईडी, इसकी जो लिंकेज हो रही है एक तरीके से, तो ये इस फंक्शन के बेस पे ही हो रही है कि व्यू को फाइंड करो, यानी कि उस XML फाइल को फाइंड करो, उसकी आईडी के बेस पे एक यूनिक आइडेंटिफायर आईडी डिफाइन कर देते हैं, जिसके बेस पे हम लिंकेज करवा देते हैं, एक्सेस करते हैं। आगे जब प्रैक्टिकली देखेंगे, जब देखेंगे मेथड फ्रॉम द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी जावा फाइल से, ठीक है, उस आईडी को हम फाइंड करते हैं ताकि वो XML फाइल और जावा फाइल लिंक हो जाए आपस में। तो थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा आप वो मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आपको आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फाइंड व्यू बाई आईडी, जैसे कि पहले मैंने आपको पीछे मैच पेरेंट रैप कंटेंट, तो धीरे धीरे सारे टर्म्स का आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूं ताकि कोडिंग में आप एकदम से ये ना हो कि अरे यार ये कौन सा टर्म आ गया। तो धीरे धीरे जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो टर्म बाई टर्म एक्सप्लेन करा जा रहा है और आगे जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है।
तो एक XML फाइल है जिसमें हम UI डिजाइन कर रहे हैं, जावा फाइल है फंक्शनैलिटी डिजाइन कर रहे हैं। आगे तो आप लैंग्वेज वाली कॉटलिन यूज करना चाहें, लेकिन हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम जावा यूज करेंगे। तो हाँ, जावा के में आप फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसका UI आपने XML फाइल में डिफाइन कर रखा है, जावा में आपने उसके सारे कोडिंग फंक्शनैलिटी जो भी लॉजिक वगैरह है जावा फाइल में। तो दोनों के बीच में लिंकेज कैसा हो रहा है कि वो जावा फाइल अपना व्यू, मतलब बैकएंड का एक फंक्शनैलिटी तो टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपना व्यू जो आउटर व्यू है वो कैसे फाइंड करे, वो तो इस फाइंड व्यू बाय आईडी से, ठीक है। तो दीज रिसोर्सेज आर रेफरेंस्ड बाय इंटीजर्स क्रिएटेड इन द ऑटो जनरेटेड r.java फाइल। इसके बारे में आगे देखेंगे r.java फाइल, ठीक है। द r.java फाइल क्रिएट्स द लिंकेज बिटवीन आवर XML कोड एंड आवर जावा कोड इन रन टाइम, ठीक है। तो रिसोर्स जावा फाइल है, एक तरीके से लिंकेज ये ऑटो जनरेट r.java फाइल एक जनरेट हो जाती है, जो कि लिंकेज जो होता है XML कोड और जावा कोड का उसको होल्ड करके रखती है रन टाइम में, ठीक है। तो रन टाइम में ये चीजें परफॉर्म हो रही हैं, आगे प्रैक्टिकली और समझेंगे। तो अब बात कर लेने व्यूज के बारे में। लेआउट के बारे में हमने तो देख लिया, लेआउट और व्यू में असल में डिफरेंस क्या है इस चीज को समझिए, क्योंकि ये टर्म्स कोडिंग टर्म्स में बार बार आएंगे। लेआउट एक स्ट्रक्चर मैपिंग जिसके ऊपर हम अपना व्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेआउट के अंदर व्यूज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेआउट के अंदर सब लेआउट आया, फिर उसके खुद के अपने व्यू हैं, ठीक है। व्यू जो आप UI क्या डिजाइन करें, बेसिक UI बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अपने UI के बेसिक, ठीक है। अरेंज इन अ विंडो इन अ सिंगल व्यू ट्री, ठीक है। और एक सिंगल व्यू ट्री में हायरार्किकल फॉर्म में ये फॉलो होते हैं। असाइन रेक्टेंगुलर एरिया ऑन स्क्रीन, एक रेक्टेंगुलर एरिया असाइन कर दिया जाता है स्क्रीन पे, जिसमें हमने व्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी तरीके से जो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम कोई उसमें सब लेआउट बनाना चाहें, ठीक है, हम उसके अंदर कोई इमेज दिखाना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट एरिया दिखाना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग इटसेल्फ, डीलिंग विद इवेंट हैंडलिंग, इस टर्म को अभी रहने दीजिए, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग को, ये भी एक टर्म आने वाला है अभी, ठीक है। हैज वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की व्यू के अंदर जो विजिबिलिटी होती है वो 3 स्टेट में चलती है, जैसे कि अलग अलग चीजों की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो इसकी भी एक तरीके से विजिबिलिटी की 3 स्टेट हैं, या तो वो विजिबल होगी, वो व्यू विजिबल है, अनलेस कवर्ड, कहीं छुपा हुआ भी हो सकता है, कवर्ड भी हो सकता है, किसी बटन पे क्लिक करें हो सकता है वो व्यू उस टाइम पे निकल के आए, ठीक है। और ऑब्स्कर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या वो इनविजिबल होगा बट स्टिल टेक्स अप स्पेस, अपना स्पेस लिया होगा पर आपको वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। जैसे कोई आउटपुट है, आपने इनपुट दिया, आउटपुट बटन सबमिट बटन पे क्लिक करा, वो आउटपुट जब डिस्प्ले हुआ तो वो अभी इनविजिबल है और अपने एक तरीके से इंतजार कर रहा है कि कब मैं अपना व्यू शो करूंगा। गॉन, या व्यू इज इनविजिबल एंड डज नॉट टेक, या वो जा चुका है, वो इनविजिबल भी है और स्पेस भी नहीं ले रहा है। तो ये थोड़ी सी व्यू के बारे में बात हो गई। कौन कौन से पॉपुलर व्यू है देखिए, व्यू में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लेआउट एक स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही थी, उसके ऊपर जो व्यू है, जैसे कि टेक्स्ट का व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, बटन्स हैं, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, स्विच है, इमेज व्यू, वेब व्यू, व्यू स्टब, व्यू के ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्क्रॉल व्यू, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्यू को एक तरीके से हैंडल कर रहा है स्क्रॉल, कि सारे व्यू स्क्रॉल हो रहे हैं। व्यू पेजर है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। अडेप्टर व्यू है, स्पिनर है, लिस्ट व्यू है, ये व्यूज हैं, ये व्यू ग्रुप हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ व्यू को हैंडल करा जा रहा है, ये व्यू को अडेप्ट कर रहे हैं, स्पिनर, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ठीक है। तो ये व्यू को अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी व्यूज के बारे में बात हो गई, पॉपुलर व्यूज के बारे में। जैसे टेक्स्ट व्यू के बारे में बात करें, तब बेसिक टेक्स्ट एडिटर क्लास, टेक्स्ट व्यू प्री कॉन्फ़िगर्ड टू नॉट बी एडिटेबल बट कैन बी चेंज इन रन टाइम और प्री कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू का क्या, टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है कि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है, इसको हम प्री कॉन्फ़िगर्ड जब डेवलपमेंट कर रहे हैं जब भी कॉन्फ़िगर्ड कर रहे हैं, टू नॉट बी एडिटेबल, इसे ऐसा प्री कॉन्फ़िगर्ड कर रहे हैं कि ये एडिटेबल ना हो बाद में, बट कैन बी चेंज इन रन टाइम और प्री कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। रन टाइम में कि ये जो टेक्स्ट एक तरीके से डिस्प्ले जो कराया रहा है, एडिट टेक्स्ट में हम इनपुट दे रहे हैं, एडिट टेक्स्ट में जैसे कि इसमें हम इनपुट दे रहे हैं, अ थिन विनर ओवर टेक्स्ट व्यू दैट इज प्री कॉन्फ़िगर्ड टू बी एडिटेबल, तो ये एडिटेबल है रन टाइम में, इसमें हम एडिट करके कुछ भी जो इनपुट टाइप कर रहे हैं, तो एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू जो हमें चीज आउटपुट, तो रन टाइम में ये तो खैर एडिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जब डेवलपमेंट करा इसमें जो हमें टेक्स्ट व्यू और दिखाना है या आउटपुट दिखाना है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट इसमें हम जो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट का भी डिफरेंस ले सकते हैं, आगे डेवलपमेंट में डिटेल में बात करेंगे। बटन्स, अलग अलग तरीके के बटन्स हैं, बेसिक पुश बटन, यूआई कंपोनेंट, कैन कंटेन टेक्स्ट, आइकन, इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कोई आइकन भी दिखा सकते हैं, कोई इमेज भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जब क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर इवेंट हाईलाइट हो जाता है, इवेंट कॉल हो जाता है। तो इवेंट हैंडलर भी आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, आगे डिटेल में और बात करेंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। कैन कॉन्फ़िगर ऑन क्लिक,
जैसे ऑन क्लिक आपने टर्म जरूर सुना होगा अगर आपने जावा पे काम करा है तो। ऑन क्लिक एक तरीके से जो फंक्शन कॉल हो रहा है इस बटन को क्लिक करने के बाद, तो एक इवेंट कॉल हो जा रहा है। उस इवेंट के लिए, उस इवेंट को कॉल करने के लिए, उस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक इवेंट हैंडलर, एक अलग से स्पेशलाइज्ड फीचर या कोडिंग फीचर एक प्रोवाइड कर रखा है इसके अंदर। जावा में भी आपने पढ़ा ही होगा ये इवेंट हैंडलर। मेन एंड्रॉइड में इसको समझेंगे इन एक्सएमएल बाय डिफाइनिंग ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे कि बटन्स के बारे में थोड़ा और देख ले रहे हैं। कंपाउंड बटन्स, कंपाउंड बटन्स आर टू स्टेट बटन्स, ऐसे बटन जिनकी दो स्टेट है, या तो चेक्ड या अनचेक्ड। जैसे कि टॉगल बटन, या तो ऑफ या ऑन, स्विच ऑफ ऑन, चेक बॉक्स, ठीक है, या तो क्लिक अनक्लिक, चेक्ड अनचेक्ड। रेडियो बटन है, या तो आपने क्लिक कर रखा है या अनक्लिक कर रखा है। मोड ड्राइव फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट क्लास। तो ये अलग अलग तरीके के बटन है, इसके बारे में आगे देखेंगे, तो धीरे धीरे सबका आइडिया ले लीजिए। वेब व्यू, वेब व्यू थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा। उस एक्टिविटी में जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन के अंदर वेब पेजेस भी डिस्प्ले होते हैं, तो उस व्यू के अंदर अगर आप वेब पेजेस डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको वेब व्यू यूज करना होगा। ठीक है, हाईली कस्टमाइजेबल है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें हमें जावास्क्रिप्ट भी हम यूज करेंगे। ठीक है, लिए अलग अलग यूआरएल को डायनेमिकली लोड कर सकते हैं जावा कोड में, रन टाइम में कंटेंट को लोड कर सकते हैं रिमोट अलग अलग साइट से। जैसे गूगल का वेब पेज है, कोई वेबसाइट लोड करना चाह रहे हैं, उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है, पेज लोडिंग प्रोग्रेस, कंटेंट लोडिंग एरर्स, ठीक है, कॉल बैक करके उसको बार बार लोड कर रहे हैं। पेज लोडिंग प्रोग्रेस हो रहा है, कंटेंट लोड हो रहा है, पेज फिनिश लोडिंग हो रही है, न्यू यूआरएल लोड रिक्वेस्ट हो रहा है, और फॉर्म का सबमिशन हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में आगे और बात करेंगे। ठीक है, व्यू पेजर, व्यू पेजर जैसे अभी पीछे आया था, व्यू पेजर के बारे में मैंने जब आपको बताया था उसमें व्यू ग्रुप के अंदर, तो ये व्यू ग्रुप के अंदर आता है एक तरीके से क्या कि हम कोई एक तरीके से वेब पेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अपनी एक्टिविटी में, तो हम उसे फ्लिप लेफ्ट भी कर रहे हैं, फ्लिप राइट भी कर रहे हैं उस पेज को, वो एक तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है। तो व्यू पेजर का यूज कह रहा है, वो पेज जो है एक तरीके से वो उसको व्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसको फ्लिप लेफ्ट करा जा रहा है, इसको आप एक तरीके से डिस्प्ले को मूव कर रहे हैं, फ्लिप राइट करा जा रहा है। पेजेस ऑफ डेटा को हम एक तरीके से देख सकते हैं, वो यूआरएल लोड करके जो साइट हम एक्सेस कर रहे हैं। ईच पेज कैन कंसिस्ट ऑफ सेपरेट व्यू। ठीक है, हर पेज में अपना खुद का सेपरेट व्यू है, और मोस्ट कॉमनली कॉल फ्रेगमेंट्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये अलग टर्म्स है। ठीक है, फ्रेगमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं यहाँ पे, जब व्यू के बारे में बात हो रही है। आप मान के चलिए, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ व्हाट्सएप का। मान के चलिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप जब ओपन करते हैं और व्हाट्सएप की जो मेन होम स्क्रीन आती है, तो होम स्क्रीन के अंदर ये फ्रेगमेंट हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। व्यू पेजर का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि जो व्यू पेजर में ये पेज है, इसके अंदर जो हमारा व्यू हम जो हमें शो करा जा रहा है, हमें जो ये साइट का कंटेंट जो हम वेब व्यू देख रहे हैं, इसको हम एक तरीके से पेज की तरह एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हम फ्लिप लेफ्ट भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, और डिफरेंट पेजेस ऑफ डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है उसके अंदर हमारी एक एक्टिविटी है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर हमारी मेन एक्टिविटी आई। एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल स्क्रीन, जैसे कि आप जब चैट पे क्लिक करते हैं तो चैट वाली स्क्रीन, उसी स्क्रीन के अंदर वो चैट वाली स्क्रीन दिखे जाती है। स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो स्टेटस दिखे जाता है। आप तो आप क्या कहना है, कॉल पे क्लिक करते हैं तो कॉल, तो एक ही स्क्रीन के अंदर वो मल्टीपल स्क्रीन एग्जिस्ट करती हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। तो फ्रेगमेंट, तो इस टर्म को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आगे समझेंगे। ठीक है, व्यू पेजर के बारे में बात कर ली, फ्रेगमेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। अब बात करते हैं अडेप्टर व्यू। देखिए नए नए टर्म्स हैं, आपको थोड़ा अगर डाउट हो रहा हो तो कोई टर्म अगर आप भूल भी जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, थ्योरेटिकल कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिकल सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा। तो उस चीज को लेके ज्यादा परेशान मत होइए, अभी सिर्फ सीखिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है, अभी कुछ स्लाइड कुछ टॉपिक और हैं और ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अडेप्टर व्यू, ठीक है, अडेप्टर व्यू थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में जैसे अभी पीछे देखा था व्यू ग्रुप के बाद कि इंक्लूड्स ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू एंड स्पिनर। ठीक है, जैसे कि ये ग्रिड व्यू है। ठीक है, व्यूज के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अलग अलग व्यूज को अडेप्ट करा जा रहा है। ये ग्रिड फॉर्म में, ग्रिड फॉर्म में सारे व्यू हैं। देखिए ग्रिड फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जैसे कि मेन्यू आइकन जो होते हैं, मेन्यू आइकन जो होते हैं किसी एक्टिविटी आपको दिखते हैं कि व्यू के अंदर आपको दिख रहा है कि अलग अलग छोटे छोटे व्यू बने हुए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप किसी अलग एक्टिविटी में चले जा रहे हैं। इसके जैसे इसके अंदर आप डायल कर रहे हैं, इसके अंदर कॉन्टेक्ट में जा रहे हैं, तो अलग अलग व्यू बने हुए हैं। ये ग्रिड फॉर्म के स्ट्रक्चर में, ये लिस्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप जो लर्निंग ऐप वगैरह होते हैं उसमें आप किसी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो लिस्ट फॉर्म में सिलेबस खुला आता है। इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में
आप देख सकते हैं जैसे इंडेक्स जो है वो लिस्ट व्यू में होता है या स्पिनर फॉर्म में हो सकता है। ये स्पिनर फॉर्म में ऐसे कि आप क्लिक कर रहे हैं तो स्पिनर फॉर्म में आपको एक लिस्ट खुल के आ जा रही है। तो ये अलग अलग तरीके से अडेप्टर व्यू हैं, ठीक है। तो इनका भी अपना अलग अलग एप्लीकेशन में यूजेज है। देखिए हर किसी का अपना अलग अलग जगह यूजेज है। व्यू पेजर का क्या नाम है, आप वेब पेजेस शो करना चाह रहे हैं जब यूजेज है। अडेप्टर व्यू का ये ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, इसका वहां पे यूजेज है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इवेंट लिसनर की। देखिए इसको तो आप नाम से ही थोड़ा समझ लीजिए कि कोई इवेंट, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, कोई इवेंट एक तरीके से इवेंट कॉल हो रहा है, तो उसको लिसनर, इवेंट को लिसनर, एन इंटरफेस दैट कंटेन्स अ कॉल बैक मेथड, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये एक स्क्रीन दे रखी है या ये एक स्क्रीन दे रखी है, आपने इस पे लॉन्ग प्रेस करा, इसके बारे में अभी और आगे आपको बताऊंगा जितने भी इवेंट लिसनर्स हैं। तो आपने इस पे जैसे लॉन्ग प्रेस करा डिलीट करने के लिए, तो एक इवेंट खुल के आ गया, एक कॉल बैक मेथड खुल के आ गया। इस पे आपने लॉन्ग प्रेस करा तो ये ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ गया। आपने देखा होगा एप्लीकेशन में, मैसेज डिलीट कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट डिलीट कर रहे हैं या कॉल लॉग डिलीट कर रहे हैं, लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, तो आपने इस पे कॉल करा तो इस इंटरफेस के अंदर एक कॉल बैक मेथड कंटेन कर रखा है इसने। क्या कि जब आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे या इसको आप स्लाइड करेंगे तो कुछ नया इवेंट या नया मेथड कॉल हो जाएगा। तो कॉल बाय एंड्रॉइड फ्रेमवर्क व्हेन यूजर इंटरेक्ट्स विद अ व्यू। देखिए जैसे कि इन डिफरेंट अलग अलग लिसनर इंटरफेस प्रोवाइड कर रखे हैं एंड्रॉइड के अंदर इनबिल्ट, कि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये कब कॉल होगा, जब यूजर टच करेगा किसी व्यू को। जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्लिक करा, कोई इमेज क्लिक करी, तो कुछ नई चीज खुल के आ गई, कोई नया व्यू खुल के आ गया। ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, तो एक तरीके से ये फंक्शंस हैं, ये मेथड बने हुए हैं पहले से। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग प्रेस करा, कोई डिस्प्ले के किसी पार्ट को लॉन्ग प्रेस करा, तो हो सकता है डिलीट का ऑप्शन आ गया। ऑन फोकस चेंज लिसनर, ठीक है, आपने उसका फोकस चेंज करा। कॉल्ड व्हेन यूजर नेविगेट्स इनटू और अवे फ्रॉम व्यू, आपने उसको जूम इन करा, जूम आउट करा, तो कुछ अलग व्यू आया। ऑन कीज लिसनर, कॉल्ड व्हेन यूजर इज फोकस्ड ऑन ए व्यू एंड पासेस और रिलीज अ हार्डवेयर की। तो अलग अलग बने हुए हैं। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो इवेंट लिसनर आप नाम से थोड़ा समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है प्रैक्टिकल, मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई इवेंट लिसनर के बारे में। डिटेल में आपको मैं सारे आगे बताऊंगा आगे, ठीक है, प्रैक्टिकली जब रन करेंगे। मार्जिन्स और पैडिंग, ये थोड़ा लेआउट का टर्म है, तो इसको थोड़ा देखिए। मान के चलिए हमारी एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर हमारी एक्टिविटी है, ये व्यू है, ठीक है, ये हमारा व्यू है। जो ये वाला पार्ट जो है, देखिए इसके अंदर से ये हमारा व्यू वाला पार्ट है, और ये व्यू के अंदर एक और अदर व्यू है कोई। तो ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, ठीक है। तो मैपिंग करने के लिए, ठीक है, अलग अलग व्यू को हैंडल करने के लिए तो एक तरीके से डायमेंशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इससे थोड़ा आइडिया लीजिए। ये हमारी मार्जिन है, ये हमारी पैडिंग है। पैडिंग के बारे में बात कर रहे थे, पैडिंग को देखिए आप यहाँ से समझ लीजिए प्रैक्टिकल। ये पैडिंग है, ये पैडिंग वाला स्पेस है, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, अपने हिसाब से पैडिंग बॉटम जो भी देना चाह रहे हैं, जैसा व्यू देना चाह रहे हैं। ये मार्जिन है, ये पैडिंग है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, आगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। अब एक टर्म और है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एन अट्रीब्यूट दैट अलाउज अस टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट इनसाइड ऑफ ए पेरेंट व्यू। हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है, उसके अंदर हमारा जो मेन व्यू है, सबसे पहला पेरेंट व्यू, उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू, इमेज। तो उसका प्लेसमेंट किस बेस पे हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो एक ग्रेविटी अट्रीब्यूट हमें पहले से प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बेस पे हम उसका एक तरीके से प्लेसमेंट कहाँ पे उसे प्लेस्ड करें, कि लेआउट ग्रेविटी। हम क्या करेंगे, अट्रीब्यूट यूज करेंगे लेआउट ग्रेविटी। उस लेआउट की ग्रेविटी कहाँ रखना चाह रहे हैं, चाइल्ड व्यू है लीनियर लेआउट का, ठीक है। तो हम कौन कौन से पैरामीटर यूज कर सकते हैं लेआउट ग्रेविटी के अंदर, इक्वल्स टू बॉटम। तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया जाएगा बॉटम में, पेरेंट स्क्रीन के पेरेंट व्यू के बॉटम में हो जाएगा वो। सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर में हॉरिजॉन्टल में, सेंटर वर्टिकल, उसे एंड में भेज दिया जाएगा एक्स एक्सिस में। फिल यूज कर रहे हैं तो ग्रो द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट नीड्स टू कंप्लीटली फिल्ड इट्स कंटेनर। एक्सपेंड हो जाएगा एक तरीके से, लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, टॉप में चला जाएगा, और काफी सारे। तो उसका प्लेसमेंट, उसे कहाँ पे हम प्लेस्ड करें, ठीक है। पेरेंट व्यू में तो ये ग्रेविटी एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि आप जो एक्टिविटी फाइल बनाते हैं अपनी, एक लेआउट फाइल बनती है अपने यूआई के लिए, और एक एक्टिविटी फाइल जिसमें हम अपना लॉजिक डिफाइन करते हैं। तो मेन जो फंक्शनल लॉजिक जो लगे होते हैं, एक्टिविटी फाइल एप्लीकेशन का कंपोनेंट है जो कि हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है,
वो बात अलग है कि उस स्क्रीन की जो यूआई है उसकी हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो XML से कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जिससे सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, जिससे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि फोन को डायल कर रहे हैं, फोटो टेक कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, मैप को देख रहे हैं। ईच एक्टिविटी इज गिवन अ विंडो, ठीक है। हर एक्टिविटी के अंदर अपनी एक अलग अलग विंडो दे रखी है, अलग अलग इंटरफेस दे रखे हैं, ठीक है। अलग अलग स्क्रीन को फिल कर रखा है, मे बी स्मॉलर देन द स्क्रीन एंड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ अदर विंडो। अलग अलग तरीके का उसका यूआई हो सकता है XML में, जैसा आपने डिफाइन करा हो, पर उसकी फंक्शनैलिटी जो है, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक्टिविटी के बेस पे ही कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, जैसे इस एग्जांपल से समझिए, ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन से आपने जीमेल को ओपन करा तो ये एप्लीकेशन खुल के आई, तो ये कन्वर्सेशन की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने किसी कन्वर्सेशन पे क्लिक करा तो आप किसी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले गए, आपने बैक बटन क्लिक करा तो आप फिर से प्रीवियस एक्टिविटी पे आ गए। तो ये एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी स्क्रीन है, ठीक है। इसके अंदर ये व्यू है, जैसे कि ये देखिए लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू के बारे में बात की थी, ये लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो ये लिस्ट व्यू है, आपने इस पे क्लिक करा तो आप किसी दूसरी एक्टिविटी पे चले गए, बैक बटन क्लिक करा प्रीवियस एक्टिविटी पे आ गए। हर एक्टिविटी के अंदर अलग अलग व्यू हैं, ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, देखिए अलग अलग, ये इसका प्लेसमेंट हुआ हुआ है, इसका प्लेसमेंट यहाँ कर रखा है, इसका प्लेसमेंट यहाँ कर रखा है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेना एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की। एक्टिविटी किस तरीके से वर्क करती है, उसकी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। हमने कोई एक्टिविटी बनाई, उसको लॉन्च करा, उसको ऑन क्रिएट करा, फंक्शन कॉल करा, तो वो एक्टिविटी लॉन्च हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। उसको हमने स्टार्ट करा, ठीक है, फिर उसे हमने रिज्यूम करा। तो जब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे जब समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले ऑन क्रिएट से उसको एक तरीके से कॉल करा जा रहा है, प्रोसेसिंग बेस में वो स्टार्ट हो गई है, उसे फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसे रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करके रिज्यूम में अब ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात हो रही है, रनिंग की बात ही हो रही है। रिज्यूमे के बाद एक्टिविटी रन करना शुरू कर दिया, फोरग्राउंड में उसने अपनी रनिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद ये अनदर एक्टिविटी पे उसको शिफ्ट करने के बाद वो पॉज मोड में चली गई, ठीक है। अगर ज्यादा लंबे टाइम तक वो विजिबल नहीं हुई तो स्टॉपिंग मोड में चली गई। अगर कोई यूजर वापस प्रीवियस एक्टिविटी में, जैसे इसमें हो रहा था कि ये एक्टिविटी रन गई, ऑन क्रिएट हुई, ऑन क्रिएट होने के बाद स्टार्ट हुई, रिज्यूम मोड पे आई, रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यूजर ने नेक्स्ट एक्टिविटी पे शुरू कर दिया तो ये पॉज मोड में चली गई, तो ये एक्टिविटी रन करना शुरू कर दिया। अगर इस एक्टिविटी से दोबारा से रिटर्न होके वापस आ गया ये, तो देखिए दोबारा से यहाँ पे दोबारा ऑन रिज्यूम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइफ साइकिल चल रही है। अगर नहीं करा तो स्टॉप मोड में जाके डिस्ट्रॉय हो गई, एक्टिविटी शट डाउन हो गई, ठीक है। स्टॉप मोड से अगर यूजर ने दोबारा स्टॉप मोड पे जाके भी नेगेटिव कर दिया तो दोबारा से वो रीस्टार्ट होगी। अगर पॉज से कर दिया तो रिज्यूम हो जाएगी, पॉज रिज्यूम, लेकिन अगर स्टॉप हो गया तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट रिज्यूम में ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पॉज रिज्यूम का एक तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है, और यहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट का, स्टॉप हो गया तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप के बाद उसे फिर ऐप को किल्ड भी कर सकता है अगर उसका आगे यूजेज नहीं है तो। एप्लीकेशन ऐप विथ हायर प्रायोरिटी नीड मेमोरी, अगर एप्लीकेशन को किसी इवेंट के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए हायर मेमोरी की नीड है और ज्यादा एक्टिविटीज फोरग्राउंड में रन कर रही हैं तो एप्स को खुद ही किल्ड कर देगा और यूजर नेविगेट हो जाएगा किसी और एक्टिविटी पे। तो एक तरीके से एक लाइफ साइकिल पूरी वर्क कर रही है ये, ओके। तो एक्टिविटी के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जल्दी से देख लेना, जैसे कि सेट एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटी को सेट करने के लिए, उसके व्यू को सेट करने के लिए सेट कंटेंट व्यू का यूज करते हैं, ऐसे आगे देखेंगे। लाइफ साइकिल को कॉल बैक करने के लिए अलग अलग, जैसे कि जो उसके जो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल जो मेथड कॉल हो रहे हैं उसको कॉल बैक करने के लिए लाइफ साइकिल कॉल बैक का यूज करते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में फाइल जो होती है, एक फाइल होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, उसमें डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। कैन बी स्टार्टेड फॉर रिजल्ट, कॉल बैक्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कॉल बैक होता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस पे, ठीक है। व्हेन नॉट कॉन्फ़िगर्ड एंड्रॉइड फ्रेमवर्क विल हैंडल, अगर आप उसे कॉन्फ़िगर्ड चेंजेस कर रहे हैं डिक्लेरेशन पे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो खुद एंड्रॉइड फ्रेमवर्क उसे खुद ही हैंडल करेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को। कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू अलाउ स्टार्ट बाय अदर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं रिसीव अ बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन स्टार्टेड, जब स्टार्ट करते हैं तो बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये एक्टिविटीज के जो एट्रीब्यूट होते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी के एट्रीब्यूट्स प्री बिल्ड डिफाइन कर रखे हैं, डिजाइन कर रखे हैं, उनका अलग अलग यूजेज है, अलग अलग मेथड्स हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया सेट कंटेंट व्यू, लाइफ साइकिल, कॉल बैक, इनके बारे में जब आप समझेंगे, जब आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है। तो अगर नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज के बारे में तो आप प्रॉपर समझ गए होंगे। इनके एट्रीब्यूट्स काफी सारे हैं तो आगे डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल बैक, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए इसका प्रैक्टिकल यूजेज भी बता दे रहा हूँ। सेट कंटेंट व्यू, उस एक्टिविटी के व्यू को सेट करने के लिए, एक तरीके से कि उसका जो व्यू है उसके कंटेंट को सेट करने के लिए सेट कंटेंट व्यू मेथड का यूज करा जाता है।
अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल बैक के बारे में थोड़ा बता दूं कि अलाउस टू प्रिपेयर यूआई फॉर एक्टिविटी। यूआई को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि कोई किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करा तो उस एक्टिविटी को प्रिपेयर कर दिया गया कि तुम्हारी यूआई जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है, अब तुम किसी एक्टिविटी या किसी टास्क के लिए रेडी रहो। कोई एक्टिविटी में जो तुम्हारे टास्क डिफाइन कर रखे हैं वो तुम्हें अब इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। और ये लाइफ साइकिल कॉल बैक अलाउ करता है कि आप कोई नोटिफिकेशन भी दे सकते हो इस एक्टिविटी में, उसे स्टार्ट कर दो, उसे या स्टॉप कर दो, या आप कोई किसी एक्टिविटी को इस एक्टिविटी से डिसमिस भी कर सकते हो या हिडन भी कर सकते हो, या कॉल बैक जो हो रहा है उसके बेस पे आप यूआई थ्रेड बिहेवियर भी दिखा सकते हो लॉन्ग ऑपरेशन का, या एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसे कि ये नोटिफिकेशन आ जाता है, एएनआर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है या ये एक्टिविटी में कुछ एरर है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के कॉल बैक मेथड अलग अलग एक्टिविटी के अंदर वर्क करते हैं। तो यही एट्रीब्यूट में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको जितना आइडिया देना चाह रहा हूँ वो पूरा पूरा दे रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली मैं आपको सब समझाऊंगा, ओके। अब थोड़ा इंटेंट और है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटेंट और इंटेंट टाइप को और देख ले रहे हैं इस वीडियो में। तो इंटेंट आप नाम से क्या समझ रहे हैं इसमें? एंड इंटेंट इज अ एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इन एक्टिविटीज में जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक डिस्क्रिप्शन भी देना है कि कौन सा हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है कि इस एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में जाने वाले हों, तो अब जाने तो वाले हैं लेकिन उसका एक डिस्क्रिप्शन भी तो लिखना पड़ेगा, उसकी एक फंक्शनलिटी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसका डिस्क्रिप्शन परफॉर्म जैसे हम कर रहे हैं कि इट कैन बी यूज्ड विद स्टार्ट एक्टिविटी। कोई अगर एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट एक्टिविटी शुरू हुआ, एक्टिविटी लॉन्च हो गई, ठीक है, और किसी ब्रॉडकास्ट इंटेंट, इसको आप छोड़ दीजिए, ब्रॉडकास्ट इंटेंट, ये टर्म्स ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे। टू सेंड इट एनी इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है, कंपोनेंट, कोई आप कंपोनेंट ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कोई कंपोनेंट, कोई सर्विस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई सर्विस बाइंड करना चाह रहे हैं, सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज, जैसे ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, म्यूजिक ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड सर्विसेज से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए, एक इंटेंट से मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे डेटा पास करना चाह रहे हैं, इंटेंट बंडल्स और एक्स्ट्रास। अ बंडल ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास टू द न्यू एक्टिविटी और सर्विस थ्रू द इंटेंट सिस्टम। ये एप्लीकेशन है, ये इसकी एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए से आपने क्लिक करा, आप या आपने स्लाइड करा, आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले गए, तो या तो आप इसके थ्रू कोई डेटा भी पास कर सकते हैं, कोई सर्विस भी पास कर सकते हैं, कोई सर्विस ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी आप सर्विस ब्रॉडकास्ट रिसीव करना चाह रहे हैं। ये टर्म्स जो है इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, पर इंटेंट का आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि इंटेंट क्या कर रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से हिडन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनैलिटी के अंदर एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जा रहे हो तो क्या कोई कंटेंट पास करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे हो, दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हो, या कोई सर्विस ऑन करना चाह रहे हो कि जैसे ही इस एक्टिविटी पे पहुंचो कोई सर्विस ऑन कर दो, कोई हार्डवेयर सर्विस ऑन करना चाह रहे हो, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो इंटेंट क्या है आपका, आप करना क्या चाह रहे हो दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच के। जैसे कि एग्जांपल, सिंटेक्स बेस्ड थोड़ा एग्जांपल दे दे रहा हूं आपको, ठीक है, फंक्शनली बाद में देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये इंटेंट क्लास है, ठीक है, इसका मैंने एक वेरिएबल बनाया सेंड इंटेंट, मैं एक इंटेंट सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इंटेंट सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये इंटेंट डिफाइन कर दिया, इंटेंट सेंड इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। जावा की सिंटेक्स से अगर अवेयर नहीं है तो जावा को सीरीज को पहले फॉलो कर लीजिए, वरना एंड्रॉइड में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं है, आप नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप इसे भी फॉलो कर लिए, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। देखिए इंटेंट नाम की क्लास बनी हुई है पहले से ही इनबिल्ट, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर डिफाइंड सेंड इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इसने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, इंटेंट का प्रोसेस शुरू हो गया, एक इंटेंट के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब सेंड इंटेंट, ठीक है, मैंने जो बना रखा है, मैं इस वेरिएबल से करना क्या चाह रहा हूं, मैं एक एक्शन सेंड करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड, मैं कोई एक्शन सेंड करना चाह रहा हूं। अब करना क्या चाह रहा हूं मैं, सेंड इंटेंट, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है, सेंड इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, तो इंटेंट डॉट, ये इसका सिंटेक्स है, आप ये समझ लीजिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इसका सिंटेक्स है। सबका मीनिंग क्या है जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, जब फंक्शनली प्रोग्राम करेंगे, डेवलप करेंगे, जब देखेंगे। इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी पे कोई टेक्स्ट मैसेज पास करना चाह रहे हैं। मान के चलिए आपने कोई यूजर से इनपुट लिया, यहाँ पे आपने कोई इनपुट लिया यूजर से, एज ली, अब एज तो आपने इस एक्टिविटी में ली,
अब उसका आउटपुट हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं दूसरी एक्टिविटी में, तो आप एक इंटेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं कि इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, मैं एक टेक्स्ट पास करना चाह रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज, किसको, दूसरी एक्टिविटी को। तो दूसरी एक्टिविटी ने ये रिसीव कर लिया क्या, स्ट्रिंग टेक्स्ट मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर लिया जो कि यहाँ पे पास करा गया था, गेट इंटेंट, ठीक है, गेट इंटेंट के थ्रू गेट एक्स्ट्रास, यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, एक मैसेज पास करा गया गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए वो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट था, ठीक है, तो वो टेक्स्ट हमने ले रखा था। तो इस तरीके से एक जो इन्फॉर्मेशन, कोई सर्विस, कोई दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दो टाइप्स हैं, इसको और देख लीजिए, लास्ट स्लाइड है, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के टाइप है, जैसे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। थ्योरेटिकल में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सप्लिसिट आपको थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जिस एक्टिविटी पे जा रहे हैं और जिस मतलब जो हमारी करंट एक्टिविटी है और जो टारगेट एक्टिविटी है, हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, कि आपको एक्सप्लिसिट इंटेंट में आपको अपने एप्लीकेशन में एक्टिविटी में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन और स्टार्ट अ सर्विस, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस एक्टिविटी में जाना चाह रहे हैं। देखिए डेफिनेशन में भी जैसे ये दे रखा है, जल्दी से देख लीजिए। स्पेसिफाई द कंपोनेंट टू स्टार्ट बाय नेम, आपको उस कंपोनेंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा टू स्टार्ट बाय नेम द फुली क्वालिफाइड क्लास नेम, यू विल टाइपिकली यूज explicit content to start a component in your own app, ठीक है, बिकॉज यू नो द क्लास नेम, आपको वो क्लास नेम पहले से पता है कि मुझे कहाँ भेजना है ये वाली एक्टिविटी से, तो आप एक्सप्लिसिटली उसे डिफाइन कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, डू नॉट नेम अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, आप उसको नहीं दीजिए, आपको नहीं पता है कि कौन सा अभी मुझे क्लास का नाम ही नहीं पता, बट इंस्टेंट डिक्लेयर अ जनरल एक्शन, आप सिर्फ एक्शन बताना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता है कि टारगेट कंपोनेंट क्या है, विच अलाउ द कंपोनेंट फ्रॉम अनदर ऐप टू हैंडल इट, ठीक है, वो अनदर एप्लीकेशन है वो हैंडल कर लेगी, ठीक है, जैसे कि लोकेशन ऑफ ए मैप है, तो आपको नहीं पता है कि अलग एक्टिविटी वो कहाँ भेजने वाला है, मुझे नहीं पता, बस मुझे एक्शन पता है कि लोकेशन फाइंड करनी है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग यूसेज है, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इंटेंट का, इसके बारे में बात करेंगे। इंटेंट का आपको थोड़ा आइडिया जरूर हो गया होगा, इसलिए मैंने आपको सिंटैक्स से भी थोड़ा समझा दिया, ठीक है। और जैसे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट का एग्जांपल भी मैंने ले रखा है कि आपको पता है कि मुझे मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पे जाना है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल एक होम स्क्रीन है, मुझे उससे दूसरी स्क्रीन पे जाना है, चैट स्क्रीन पे। तो आप क्या कर रहे हैं, इंटेंट क्लास एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है, एक वेरिएबल यूजर डिफाइंड वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बनाया, और मुझे कहाँ से जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, इस एक्टिविटी से मुझे कहाँ जाना है, दूसरी एक्टिविटी पे। अगर आप कुछ पैरामीटर भी पास करना चाह रहे हैं सेकंड एक्टिविटी इंटेंट को, तो कुछ पैरामीटर पास कर दीजिए, ठीक है, और कॉल कर दीजिए कि स्टार्ट कर दो कौन सी एक्टिविटी को, मेन एक्टिविटी को, ठीक है, दिस, ये वाली एक्टिविटी पे जिसमें हम करंट एक्टिविटी दिस डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और किस पे शिफ्ट करना है, ठीक है, जैसे किसी मेथड के अंदर ये लिखना चाह रहे हैं सेकंड एक्टिविटी इंटेंट। तो अगर सिंटेक्स में अभी ज्यादा मत जाइए, पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अभी किस लिए यूज हो रहा है, प्रैक्टिकली सिंटेक्स क्या है, फंक्शनल कैसे लिखेंगे, ये सिंटेक्स का क्यों लिख रहे हैं, पुट एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा क्या है क्या नहीं है, इनका जितना समझ पा रहे हैं समझिए। जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जब इसको आगे समझेंगे, तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और भी किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। और हमारी जावा और पाइथन सीरीज, माइस्क्यूएल सीरीज को भी फॉलो कीजिए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।